तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। पिछले कुछ दिनों में मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट भेजी कि एक एपिसोड मुंबई अंडरवर्ल्ड के दो बड़े ग्रुप दोनों महाराष्ट्रियन, उनमें आपस में लड़ाई कैसे हुई, जिनमें सबसे बड़ा ग्रुप उस जमाने में गिना जाता था अरुण गवली का गैंग, दूसरा अमर नायक का गैंग। बात कुछ ऐसे है कि जब अंडरवर्ल्ड की बात होती है तो ना तो जात देखी जाती है, ना पात देखी जाती है, ना धर्म देखा जाता है, ना आपका कोई सोशल स्टेटस देखा जाता है, ना गांव पूछा जाता है, ना जिला पूछा जाता है। उनका एक ही धर्म होता है, क्राइम। अंग्रेजी में कहावत है, क्रिमिनल हैज़ नो रिलीजन। इनका कोई धर्म नहीं होता। ये अपने क्राइम की दुनिया में ही जीते हैं, उसी में रहते हैं और उसी में एक ना एक दिन मर जाते हैं। क्रिमिनल्स लाइफ इज़ टू शॉर्ट, एक और स्कॉटलैंड यार्ड की कहावत है। इसीलिए स्कॉटलैंड यार्ड का मोटो होता है कि गिव अ लॉन्ग रोप टू अ क्रिमिनल, ही विल फॉल इनटू द ट्रैप वन डे और द अदर। तो स्नैप आउट कर लिया जाता है उसको। तो इसलिए शायद ऐसा भी कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। खैर, बात करते हैं अरुण गवली और अमर नायक के गैंग में दुश्मनी कैसे हुई। आज हम तारीखों में और साल में नहीं जाएंगे, ये पूरा किस्सा आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया जाएगा। बात अर्ली 60s की है या लेट 50s की। मुंबई में एक बाईखला इलाका है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, सब्जी भाजी की मंडी है और उसके साथ साथ बाईखला पुलिस स्टेशन है और साथ में ही रेलवे पुलिस के कमिश्नर का ऑफिस भी उसी बाईखला एरिया में है। एक ज़माने में बहुत नटोरियस एरिया गिना जाता था क्रिमिनल्स के लिए। वहीं बाईकला स्टेशन के सामने एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका नाम था लाल वाटी चाल। अब वाटी महाराष्ट्र में ईंट को कहते हैं, जो दीवारों में हम ईंट लगाते हैं। तो वो चौल बनी थी लाल रंग के ईंटों से, अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई। ग्राउंड प्लस 2 स्ट्रक्चर था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। एक एक कमरा किचन के सेट थे, सामने एक लंबा सा बरामदा हुआ करता था कॉमन, और चाल के एंड में सबके लिए कॉमन फैसिलिटी हुआ करती थी। नहाने के नल लगे होते थे, छोटे छोटे बाथरूम होते थे। जो एक फ्लोर के जो 10-12 रूम होते थे, सब फैमिलीज वो कॉमन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करते थे। बहुत सख्त जिंदगी हुआ करती थी। और उस लाल वाटी चाल में 2 शख्स रहा करते थे जो तकरीबन एक ही एरिया से थे। पूना जिला, उसका जो रूरल एरिया है, वहाँ पे एक गांव है नारायण। नारायण गांव में का रहने वाला एक नौजवान शादीशुदा अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके मुंबई आता है और लाल वाटी चाल में रहने लगता है। उसका नाम होता है मारुति नायक। ये मारुति नायक कोई और नहीं, अमर नायक का पिता था। और उसी चाल में दूसरे फ्लोर पे एक दूसरा आदमी रहता, तो उसका नाम था रामा नायक। ये नाम आपने बहुत अच्छी तरह सुने होंगे। रामा नायक मुंबई का शुरुआती दिनों का डॉन था। बाबू रेशम, रामा नायक, अरुण गवली, तीनों की तिकड़ी थी, एक ट्रायंगल थी। एक ही साथ ये तीनों चारों बड़े हुए और सबके सब डॉन बन गए। लेकिन जब वहाँ पे ये सब पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही, उस चाल में बच्चे बड़े होने लगे, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे छोटी छोटी बातों को लेके। तो मारुति नायक जो था वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बाकी लोगों से थोड़ा सा कमज़ोर था और क्रिमिनल माइंडेड नहीं था। वो मेहनत करके अपना रोटी रोजी कमाने वाला शख्स था। दूसरी तरफ रामा नायक कहो, वो एक नंबर का मवाली था। मुंबई की भाषा में मवाली कहते हैं वैगाबॉन्ड, आवारागर्दी करना, लोगों से झगड़ा करना, मारामारी करना, 4 दिन घर में, 3 दिन लॉकअप में, और लोगों से हफ्ता वसूल करना, डराना धमकाना, चाकू चोरा, तलवारबाजी, ये काम। तो
इनका झगड़ा होना शुरू हुआ, रामा नायक का और अमर नायक का। अब मारुति नायक ने सोचा कि मेरा बेटा अगर इन चक्करों में पड़ गया तो उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो बजाय इसके कि इनके झगड़े और बढ़े, उसने वो चाल छोड़ने का फैसला कर लिया। अब बाई खाला जैसे मैंने आपको बताया, सब्जी भाजी की बहुत बड़ी मार्केट है, होलसेल मार्केट है मुंबई की। वहाँ से मारुति नायक सब्जी का धंधा करता था। वहाँ से जो दूसरी बड़ी मार्केट एक सब्जी भाजी की पड़ती थी नज़दीक, वो दादर पड़ती थी। तो वो अपनी फैमिली को लेके दादर शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे जाके फिर अपनी सब्जी का बाकड़ा, जिसको हम रेडी कह देते हैं, उस ज़माने हम नीचे बैठ के सब्ज़ी बेचा करते थे। और एक ऐसी रोड होती है जिसका डेड एंड होता है, उसके साथ रेलवे लाइन लगती थी, साथ में होलसेल की मार्केट और बहुत बड़ा कंपाउंड था। उस कंपाउंड में चौक से या वाइट पेंट से स्क्वायर बनाए होते थे, जितनी जगह एक सब्जी वाले बेचने वाले को अलॉट की जाती थी, और वो कोई सरकार अलॉट नहीं करती थी। उस इलाके के जो एक्सटॉर्शनिस्ट होते थे, दादा लोग होते थे, वो जगह अलॉट करते थे और रोज़ाना का एक फिक्स अमाउंट सबसे लिया करते थे। और वहाँ पे अमर नायक के पिता मारुति नायक ने अपनी सब्जी भाजी की दुकान लगानी शुरू कर दी। और जो लोग पैसा मांगने आते थे, कई बार पैसा होता नहीं था, बिक्री नहीं होती थी, कैश जेब में होता नहीं था, तो फिर गाली गलौच होता था, मारामारी होती थी। उसी चक्कर में अमर नायक अपने बाप की वो सड़क के ऊपर 3 फीट बाई 2 फीट की जगह बचाने के लिए बदमाशों से भिड़ पड़ा। लड़ाई झगड़ा हुआ और अंत में वहाँ पे वायलेंस होती है। करते करते उसमें एक शख्स की, जिसका नाम दिलीप प्रभु था, जो लोकल दादा था, उसको अमर नायक और उसके साथी जान से मार देते हैं। अब देखिए, एक आदमी की जिसकी कई सालों से वहाँ पे हुकूमत चलती थी, दिलीप प्रभु की, उसको यंगस्टर ने मार दिया। और देखिए, जैसे कहते हैं कि किस्मत आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, जिस बात से डर के मारुति नायक ने बाई कला का एरिया छोड़ा था कि मेरा बेटा बदमाश नहीं बने, और दादर को सेफ जगह समझ के वहाँ गया था, और वहाँ वही हो गया जिसका उसको डर था। अमर नायक अभी दादा बन चुका था। दिलीप प्रभु की जगह अमर नायक ने ले ली और वही काम जिनके खिलाफ लड़ता था खुद करने शुरू कर दिए। जो पैसा वसूली दिलीप प्रभु करता था, वो अमर नायक ने करनी शुरू कर दी। और वो एरिया में दूसरे और दादा भी थे। वहाँ पे एक परमार फैमिली हुआ करती थी, गुजराती, वालजी पालजी परमार, 2 भाई हुआ करते थे। एक पहलवान था, एक बहुत दिमागी था। वाल्मीकि समाज के लोग थे, आज बहुत नाम है उनका, समाज बहुत मानता है उन दोनों को, वो लोगों के काम भी बहुत करते थे। तो उनका बहुत बड़ा ग्रुप था। वालजी पालजी भाई के पास हमेशा 150-200 लड़के बैठे रहते थे। तो अमर नायक ने अपनी सुरक्षा के लिए वालजी पालजी को अपना गुरु बना लिया। अब देखिए कितना दिमाग लड़ाया होगा उस यंगस्टर ने कि मेरे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि दुश्मनों से लड़ सकूं। तो एक एस्टैब्लिश्ड ग्रुप से, जो क्रिमिनल कम थे लेकिन मॉबस्टर ज़्यादा थे, एक भीड़ थी उनके पास जिससे लोग डरते थे। उनका एक बेटा आज भी है, वो बहुत सारे शौचालय चला रहा है मुंबई में, थोड़े दिन पहले उसका फ़ोन भी आया था। तो उनका गुरु बना लिया अमर नायक ने। उसके साथ उसको बहुत बड़ी प्रोटेक्शन मिल गई जिसकी उसको ज़रूरत थी। अब देखिए, ये चलते हुए इनके झगड़े बढ़ने लगे। उधर रामा नायक बाई खला से उस आदमी का जो क्राइम ग्राफ था वो बढ़ने लगा। आगे पीछे करते थोड़े महीनों में 2 बड़े लोगों का मर्डर होता है, कुंदन दुबे और पारस दुबे, जो बहुत बड़े बदमाश थे उस एरिए के। उन दोनों का मर्डर रामा नायक और अरुण गवली मिल के करते। साथ में इनके एक केस में बाबू रेशम भी था। अब उनका बदला लेने के लिए इन लोगों को एक शशि रासम था वहाँ पे, उसको जाट कहते थे, बहुत लंबा चौड़ा, 7 फुट के करीब हाइट, आर्मी से भाग के आया था ट्रेनिंग छोड़ के और दादा बन गया। उस आदमी की हुकूमत चलती थी।
उसने इनको चैलेंज किया, इनके घर पे जाके तलवार से इनका घर भर काट आया, सब करके सब भाग गए। इतना दहशत थी शशि रासम की कि रामा नायक, बाबू रेशम और अरुण गवली को अपना इलाका छोड़ के माटुंगा जाके वरदाबाई की शरण लेनी पड़ी, घाटकोपर में बड़ा राजन की शरण लेनी पड़ी। इन लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं था अपने एरिया में वापस आने के, इसके सिवा कि शशि रासम को रास्ते से हटाया जाए। एक दिन बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन की सीढ़ियों पे अकेले शशि रासम को देख के अरुण गवली और उसके साथियों ने हमला किया और तलवारों से उसको मार दिया। उसके बाद वापस अपने एरिया में आए और दहशत और हो गई। ये झगड़े चलते चलते अमर नायक जो था वो ये दोनों से बड़ा था, गुरु मानते थे इसको, उसकी दोस्ती दाऊद इब्राहिम से हो जाती। वो डी गैंग ज्वाइन कर लेता है, उसके साथ में एक तरीके से अरुण गवली और बाबू रेशम भी डी गैंग में चले गए, डी कंपनी में चले गए। और उन्होंने कहा अमर नायक को कि आप भी डी कंपनी ज्वाइन कर लो। अमर नायक जब सोच ही रहा था डी कंपनी ज्वाइन करने की, तो उसी समय पे दाऊद इब्राहिम और रमा नायक का झगड़ा हो जाता है। उस ज़माने में झगड़ा होता है 3.5 करोड़ के प्लॉट पे जो जोगेश्वरी में था, और शरद शेट्टी अन्ना जिसको कहते, उसको इडली भी कहते थे क्योंकि वो इडली के लिए मशहूर है था वो आदमी, तो इडली अन्ना भी बोलते थे उसको। दुबई में उसका छोटा राजन ने मर्डर करवा दिया था बाद में। तो शरद अन्ना दाऊद के बहुत करीब था। जब उनका झगड़ा हुआ तो केस दाऊद के पास गया, दुबई में मीटिंग हुई, दाऊद का फैसला शरद अन्ना के हक में गया, और एक नाराज़, जिसको कहते हैं एक जख्मी हुआ शेर, रामा नायक वापस मुंबई आता है और दाऊद के खिलाफ बगावत का झंडा खड़ा कर देता है। उसके लिए उसको ज़रूरत थी लोकल डॉन्स की। उसने बीच पढ़कर अरुण गवली और रामा नायक का समझौता करवा दिया कि हम सब एक ही कौम के हैं, एक ही धर्म के हैं, एक ही इलाके के हैं, तो हमें आपस में रहना चाहिए, हम लड़ेंगे तो दुश्मन हैवी हो जाएगा। लेकिन दाऊद को ये बात रास नहीं आई। उसने छोटा राजन के आदमियों के थ्रू रामा नायक को मरवाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर था, अब देखिए वो ऑफिसर जिसका नाम था इंस्पेक्टर राजन काटदरे सरने में है, वो आदमी नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। अब उसका इलाका नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। वो नागपाड़ा से पुलिस की मोबाइल वैन लेके घाटकोपर जाता है, और वहाँ पे चंबूर घाटकोपर के जंक्शन पे एक नाई की दुकान पे शो किया गया, हकीकत कुछ और है। एक नाई की दुकान पे रामा नायक हजामत करवाने गया था, और जैसे ही वहाँ से निकला राजन काटदरे ने अपना रिवाल्वर पिस्टल जो भी था वो निकाल के उसको मार दिया और एनकाउंटर दिखाया, और उसी पुलिस में लाश उसकी डाल के अपने एरिया में ले गया। अब चर्चा ये चली कि राजन काटदरे को दूसरे एरिया में जाके के आदमी को मारने की क्या ज़रूरत थी। तो ये अंदर से बातें निकली कि उसको एक ग्रुप ने, डी गैंग ने, जो छोटा राजन गैंग ने सुपारी दी थी रामा नायक को मारने की। अब वो दुश्मनियाँ आगे आगे चलती रही। अब रामा नायक जिसने अरुण गवली का और अमर नायक का समझौता करवाया था वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद छोटी छोटी बातों को लेके इनमें आपस में झगड़े होने लगे। झगड़ा तब बढ़ा जब अरुण गवली के लोगों ने अमर नायक के खास आदमी मिलिंद, उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद फिर एक लंबी लड़ाई चली जिसमें अरुण गवली के 15-16 लोगों को अमर नायक गैंग ने मारा, और उसके जवाब में अरुण गवली ने 5 आदमी अमर नायक गैंग के मार दिए, मर्डर करवा दिए। लेकिन लड़ाई दूसरे लेवल पे भी चल रही थी, पुलिस के लेवल पे। अरुण गवली के जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दोस्त थे जिनके साथ उसकी जान पहचान थी, उनके थ्रू उसने अरुण नायक गैंग का बहुत नुकसान किया। 26 अमर नायक के आदमी 26 उन्हीं दिनों में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, जबकि
अमर नायक ने भी वही तरीका अपनाते हुए अपने ऑफिसर्स के थ्रू अरुण गवली के 15 लोगों का एनकाउंटर करवा दिया। और ये लड़ाई चलते चलते 96 तक बहुत दूर तक चल गई थी। और फाइनल लड़ाई जब आती है वो जो सनीत खटाऊ मिल का जो मालिक था, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, 500 करोड़ रुपए की उसकी फैक्ट्री बेचनी चाहता था या रीलोकेट करनी चाहता था। तो जो वर्कर थे, जो यूनियन, वो अपोज कर रहे थे, वो अरुण गवली के साथ थे, लेकिन वो 500 करोड़ की डील अमर नायक को मंजूर नहीं थी। उसने अपना दखल दिया, यूनियन का एक हिस्सा तोड़ के अपने साथ मिला लिया और खटाऊ से बड़ी रकम बटोरने की कोशिश की। मार्केट में बात ये चल रही थी कि 50 करोड़ खटाऊ ने अरुण गवली को ऑफर किया था कि तुम वर्कर्स को मना दो, मैं दूसरी फैक्ट्री कल्याण के पास नहीं लगाता हूँ और वर्कर्स को वहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन वर्कर इतनी दूर जाके काम करने को तैयार नहीं थे, वो वन टाइम सेटलमेंट मांग रहे थे। तो उसको एक ही फैक्ट्री में दो यूनियन, दोनों के लीडर, दोनों अंडरवर्ल्ड के सरगना, वहाँ से बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँची कि अमर नायक ने सुनीत खटाऊ को महालक्ष्मी स्टेशन के बाहर उसकी मर्सिडीज गाड़ी में आगे का विंड स्क्रीन तोड़ के गोलियां चला के मार दिया। और सुनीत खटाऊ की पत्नी ने कसम खाई कि जब तक मेरे हस्बैंड के कातिल को मारा नहीं जाता मैं आराम से नहीं बैठी। उसने चुपके से 5 करोड़ रुपए का इनाम भी जारी कर दिया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है वो भाई लोग सब जानते हैं। और उसके चलते चलते उस इनाम की वजह से और उसके साथ मैंने 3-4 एपिसोड जो अमर नायक पे बनाए थे, आपने सुने होंगे, पूरी कहानी सुना चुका हूँ। अंत में 96 में अमर नायक का विजय सलास्कर के हाथों एनकाउंटर करवा दिया जाता है, उसको इस दुनिया से चला जाए। और वो विजय सलास्कर बाद में 2008 में जब मुंबई में 26/11 का अटैक होता है, उसमें पाकिस्तानी आतंकियों के हाथों से मारे जाते हैं। उनके साथ हेमंत करकरे और अशोक कामटे भी थे। वो किस्सा आपने सबने सुना, थोड़े दिन पहले मैंने भी सुनाया। तो दोस्तों, ये कहानी थी अरुण गवली और अमर नायक की दुश्मनी की कहानी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।